नमस्कार। ऑनलाइन लेक्चर्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम अरस्तू के क्रांति संबंधी सिद्धांत की चर्चा करेंगे। अरस्तू के क्रांति संबंधी विचारों की जानकारी प्राप्त करने से पहले हमारे लिए आवश्यक होगा कि क्रांति शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है। क्रांति उन आमूलचूल परिवर्तनों को कहते हैं। आप मेरे शब्दों पे गौर कीजिए। आमूलचूल परिवर्तन यानी संपूर्ण परिवर्तन, जिसके परिणाम गहरे और दूरगामी होते हैं। यानी हर परिवर्तन को क्रांति नहीं कहा जा सकता। क्रांति का मतलब है संपूर्ण परिवर्तन जिसके दूरगामी प्रभाव होते हैं। क्रांति कई तरह की होती है। क्रांति कई बार राजनीतिक क्षेत्र में होती है, जिसमें सत्ता, संविधान या व्यवस्था को बदला जाता है। क्रांति सांस्कृतिक क्षेत्र में भी होती है, जिसमें संस्कृति के हमारे मूल्य, आचार, पहनावे, वेशभूषा, भाषा आदि, शैली आदि कई चीज़ों में परिवर्तन होता है। और एक औद्योगिक क्रांति का भी हमारे सामने उदाहरण है, जिसमें उद्योगों की तकनीक, उत्पादन व्यवस्था, व्यापार के तौर तरीके, उस पर व्यापक बदलाव आया और वाणिज्यिक व्यवस्था पूर्ण रूप से बदल गई। तो औद्योगिक क्रांति भी होती है। सांस्कृतिक क्रांति भी हमारे सामने है। राजनीतिक क्रांति तो आपने कई बार सुनी है। फ्रांस की क्रांति थी। फ्रांस की जो क्रांति जिसने विश्व को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारे दिए, जिसमें वहाँ की सरकार और राजतंत्र को ख़त्म किया गया। या फिर साम्यवादी क्रांति जो रूस में या चीन में हुई, जहाँ पे संपूर्ण व्यवस्था में ही परिवर्तन किया गया और सर्वहारा वर्ग के पास सत्ता आई। तो क्रांति कई तरह से हो सकती है। ये राजनीतिक क्षेत्र में भी हो सकती है, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हो सकती है, आर्थिक क्षेत्र में भी हो सकती है। या भारत जैसे देश में आपने हरित क्रांति का नाम सुना होगा, जिसमें जो कृषि के क्षेत्र में ऐसी नवीन तकनीकों, नवीन प्रावधानियों या नवीन स्वरूपों को प्रयोग किया गया, जिससे उत्पादन व्यवस्था में व्यापक बदलाव है। उत्पादन की जो गुणवत्ता भी सुधरी और उत्पादन भी व्यापक पैमाने पर होने लगा। तो हमने हरित क्रांति भी होती है। तो क्रांति कई के जो क्षेत्र होता है वो बहुत व्यापक होता है, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। तो एक बात तो ये हम समझ गए। दूसरी बात, क्रांति दो रूपों में हो सकती है। क्रांति अहिंसक भी होती है और हिंसक भी होती है। साम्यवादी क्रांति या फ्रांस की क्रांति हिंसक थी, उसमें खूनी रक्तपात हुआ था, सत्ताधारियों का खून बहाया गया था। तो आप ये औद्योगिक क्रांति आपने देखा या फिर आपने हरित क्रांति देखी, ये एक अहिंसक क्रांति थी। इसमें बिना कोई हिंसा के ये व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। कई बार राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन बिल्कुल अहिंसक रूप में होता है, उसमें भी हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता। वैसे भारत के स्वतंत्रता जो आंदोलन है, उसमें यद्यपि वैकल्पिक रूप से, समानांतर रूप से हिंसक आंदोलन भी चल रहा था, लेकिन जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो मुख्य धारा थी वो गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक ही थी। और उस अहिंसक आंदोलन के माध्यम से ही हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए। यद्यपि वो उसको क्रांति नहीं कहा जाएगा, लेकिन हमारे संदर्भ में, क्योंकि हम एक साम्राज्यवादी शक्ति से मुक्त हुए और एक लोकतंत्र और गणतंत्र की व्यवस्था स्थापित हुई, तो वो भी एक तरह से आप उसको भी एक तरह का आमूलचूल परिवर्तन ही मान सकते हैं। और वो पूर्ण उसकी मुख्य धारा अहिंसक ही रही है। तो क्रांति का अर्थ आप समझ गए, क्रांति होता है आमूलचूल परिवर्तन व्यवस्था में। लेकिन फिर मैं बात गौर कीजिए, अरस्तू के क्रांति के विचार है, वो वर्तमान जो क्रांति या फ्रेंच क्रांति या साम्यवादी क्रांति संबंधी विचारों से बिल्कुल अलग है। क्योंकि वर्तमान में तो क्रांति का अर्थ होता है आमूलचूल परिवर्तन, पर अरस्तू ने आमूलचूल परिवर्तन के लिए क्रांति का शब्द प्रयोग नहीं किया। उसने तो राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को ही क्रांति मान लिया। आप बात पे गौर कीजिए। उसके अनुसार राज्य में या वहाँ के संविधान में या शासन सत्ता में होने वाला हर छोटा मोटा परिवर्तन क्रांति ही है। अब ये वर्तमान संदर्भ में जो क्रांति है उसके अर्थ से अलग है, डिफरेंट है। लेकिन अरस्तू के जो युग था, उसकी जो परिस्थितियाँ थी, उसके संदर्भ में ये प्रासंगिक है। क्योंकि अरस्तू के समय अरस्तू आप जानते हैं यूनानी विचारक है। मकदूनिया में उसका जन्म हुआ था और एथेंस उसकी कर्मभूमि रही है। तो यूनानी नगर राज्यों के जीवन की जो उस समय सबसे मुख्य विशेषता थी, वो वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता थी। और इस अस्थिरता के कारण यूनानी नगर राज्यों को अनेक दुष्परिणाम, अनेक हानियाँ उठानी पड़ती थी। तो अरस्तू, क्योंकि विचारक अपने युग की समस्याओं से परिचित ही नहीं होता, उसके प्रति अवेयर ही नहीं होता, बल्कि उसकी उस दुष्परिणाम या उस समस्या के निवारण का उपाय भी सुझाता है। तो अरस्तू ने उस अस्थिरता को, जिसे उसने क्रांति का नाम दिया, अरस्तू ने उस अस्थिरता को क्रांति का नाम दिया
और अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में क्रांति के कारणों और प्रतिकार दोनों का ही उपाय दिया है। आप नोट करो, ना केवल उसने क्रांति के कारण बताए बल्कि उन कारणों को कैसे रोक के क्रांति को रोका जा सकता है, अस्थिरता को कैसे समाप्त किया जा सकता है, उसका भी उपाय दिया। इसी कारण लोग उसे रूढ़िवादी विचारक भी बोलते हैं, क्योंकि माना जाता है कि क्रांति सामाजिक बदलाव का एक टूल है, एक साधन है, और अनेकों बार उसके परिणाम रचनात्मक होते हैं। क्योंकि जैसे फ्रांस की क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नारे दिए, जो लोकतंत्र के प्रमुख आधार है। तो साम्यवादी क्रांति ने सरबरा और मजदूरों के हित और कल्याण में कार्य करने के लिए सरकारों को सचेत किया। तो औद्योगिक क्रांति और हरित क्रांति के तो परिणाम सकारात्मक ही थे, लेकिन अरस्तु ने क्रांति को नेगेटिव संदर्भ में देखा और उसके प्रतिकार को उपाय दिया है। इसलिए उसको रूढ़िवादी विचारक भी कहते हैं, जो उसकी युगीन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं प्रासंगिक भी है, क्योंकि उस समय अस्थिरता थी और अस्थिरता के कारण यूनानी नगर राज्यों को दुष्परिणाम का सामना करना पड़ रहा था। अतः उसने जो अपना सिद्धांत दिया है उसमें इसको एक बुराई के रूप में देखा और उसके प्रतिकार के ऊपर भी उपाय दिए। तो सबसे पहले अरस्तु के अनुसार क्रांति राज्य, संविधान और शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन है। अब अरस्तु के अनुसार क्रांति के रूप या उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। जैसे जो पहले से स्थापित शासन व्यवस्था है या संविधान है, उसके स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था स्थापित करना। जैसे मान लो अगर लोकतंत्र है तो उसके स्थान पे धनिक तंत्र या धनिक तंत्र के स्थान पे लोकतंत्र स्थापित करना। यानी पहले से जो शासन व्यवस्था प्रचलित है उसके स्थान पे दूसरी अगर शासन व्यवस्था आप अपना लेते हो, तो अरस्तु ने उसको क्रांति के संदर्भ में देखा है। दूसरा, अरस्तु के अनुसार अनेक बार क्रांति किसी शासन व्यवस्था के मूल रूप को बदलने के लिए नहीं, किंतु उसके आधारभूत तत्व की मात्रा को परिवर्तित करने के लिए होती है। जैसे जनतंत्र है, उसको अधिक जनतंत्र बनाना या कम जनतंत्र बनाना। जैसे उदाहरण के लिए भारत में लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता या फिर सामाजिक जीवन के कार्यकर्ता, वो मांग करते रहते हैं कि भाई रिकॉल या आरंभक या रेफरेंडम या जनमत संग्रह जैसी प्रणालियों को अपनाकर लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और उत्तरदायी बनाना चाहिए। तो अगर मान लो कभी हमारी सरकार ये व्यवस्था कर ले कि भाई अगर जनप्रतिनिधि के कार्यों से जनता संतुष्ट नहीं है तो उसको जनप्रतिनिधि को रिकॉल कर सकती है, प्रत्याहन कर सकती है। तो अरस्तु ने तो उसको भी क्रांति का नाम दिया है, जो वर्तमान संदर्भ में क्रांति नहीं समझी जाती। तीसरी, जो आज के संदर्भ में आपको बहुत अटपटी लगेगी, अरस्तु के अनुसार कई बार शासन व्यवस्था के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी लोकतंत्र तो लोकतंत्र ही रहेगा, राजतंत्र तो राजतंत्र ही रहेगा, किंतु शासन करने वाले व्यक्तियों या वर्गों में परिवर्तन हो जाता है। यानी आज एक व्यक्ति सरकार में है, सत्ता में है, तो उसकी जगह दूसरे व्यक्ति या वर्ग के पास सत्ता आ जाए, चाहे शासन व्यवस्था का मूल रूप अप्रभावित रहे। इसको भी अरस्तु ने संज्ञा दी। अब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कहाँ तक ये व्यवस्था, ये जो अरस्तु के ये कथन है या ये सोच है, ये उचित कही जा सकती है, इस पे एक प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। क्योंकि लोकतंत्र का तो आधार ही जनता का उत्तरदायित्व, जनता के प्रति सरकारों का उत्तरदायित्व है। और इस उत्तरदायित्व का निर्वहन हर 5 वर्ष बाद के बाद जो चुनाव होता है, जिसमें जनता या अगर सरकार के कार्य से संतुष्ट होती है तो उस सरकार को ही चुन लेती है, अन्यथा सरकार परिवर्तन कर देती है। शांतिपूर्ण बैलेट से परिवर्तन करती है, बुलेट से नहीं। पर ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का शांतिपूर्ण चुनाव के माध्यम से जो परिवर्तन होता है, इसको भी अरस्तु ने कहीं ना कहीं क्रांति के रूप में ही देखा है, जो वर्तमान में नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अब क्रांति के प्रकार अथवा भेद भी अरस्तु ने बताया। पहला है पूर्ण क्रांति अथवा आंशिक क्रांति। जब संपूर्ण संविधान को रद्द करके नया संविधान लागू किया जाए तो पूर्ण क्रांति होती है। यानी जब एक संविधान को लागू करके दूसरा संविधान पूर्ण माना दिया है तो वो अरस्तु के अनुसार पूर्ण क्रांति। अब उसने बोला है कि अगर संविधान में छोटे मोटे या सीमित परिवर्तन किया जाए तो वो आंशिक क्रांति है। अब ये व्यवस्था भी आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था से असंगत है, क्योंकि आज माना जाता है कि भाई संविधान को परिवर्तनशील समय के अनुरूप प्रासंगिक बनाए रखने के लिए संविधान में संशोधन होते हैं। हर देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है, भारत में तो संविधान में 100 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं। तो लेकिन अरस्तु इसको भी क्रांति के रूप में देखता है। तो आज की व्यवस्था से असंगत है, पर अरस्तु ने इसको क्रांति के रूप में देखा है। दूसरा है रक्तपूर्ण क्रांति अथवा रक्तहीन क्रांति। जब संविधान में, मैंने ये आपको बता चुका है कि संविधान में या व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए जब हिंसा या रक्तपात का सहारा लिया जाए तो उसे रक्तपूर्ण क्रांति कहते हैं। और जब ये परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से होता है, बिना खून बहाया होता है, तो इसे रक्तहीन क्रांति कहते हैं। इसके अलावा उसने
तीसरा रूप भी बताया व्यक्तिगत क्रांति अथवा अव्यक्तिगत क्रांति। जब क्रांति किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध होती है, उसको उसके पद से हटा दिया जाता है, तो उसे व्यक्तिगत क्रांति कहते हैं। और जब क्रांति में किसी व्यक्ति को पद से हटाए बिना संविधान या व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन किया जाए तो उसे अव्यक्तिगत क्रांति कहते हैं। अरस्तू के अनुसार चौथी क्रांति होती है वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। जब क्रांति किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध की जाए तो उसे क्रांति के स्वरूप को वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति कहते हैं। जैसे धनिक वर्ग के विरुद्ध क्रांति करना या निर्धन वर्ग के शासन की स्थापना करना। जैसे अरस्तू के अनुसार जो रूस में जो जिसे हम सरवारा की क्रांति या साम्यवादी क्रांति कहते हैं, अरस्तू के अनुसार वो भी वर्ग विशेष की क्रांति है, क्योंकि उसमें सरवारा ने पूंजीवती या राजतंत्र के विरुद्ध क्रांति की थी। तो अरस्तू ने क्रांति के ये बताया। अब सबसे पहले अरस्तू के अनुसार क्रांति के क्या कारण है, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। क्रांति के कारणों पर आज चर्चा करेंगे। क्रांति के प्रतिकार के जो उसने उपाय बताए उस पर कल चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अरस्तू के अनुसार क्रांति के कारण क्या क्या होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। अरस्तू के अनुसार अरस्तू ने 3 प्रकार के कारण बताए। सबसे पहले क्रांति के सामान्य कारण, दूसरा क्रांति के विशिष्ट कारण, और तीसरा विशिष्ट प्रकार की शासन व्यवस्था में क्रांति के विशिष्ट कारण। तो सबसे पहले क्रांति के सामान्य कारणों पर चर्चा करेंगे। अरस्तू के अनुसार क्रांति के सबसे जो प्रमुख सामान्य कारण है जो अब तक हुई सभी क्रांति में देखे जा सकते हैं वो है, पहला है असमानता और दूसरा है अन्याय। और ये बात मेरे बिल्कुल संगत है। अभी तक हमने उसके जो क्रांतिकार पढ़े थे उससे हमने अपनी असहमति व्यक्त की थी या वर्तमान संदर्भ में उसे असंगत बताया था, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि आज तक जितनी भी क्रांति हुई है उसका मूल कहीं ना कहीं असमानता और अन्याय रहा है। आप फ्रांस की क्रांति देख लो जहाँ मध्यम वर्ग को अधिकार या सत्ता में भागीदारी प्राप्त नहीं थी, या फिर आप रूस देख लो, या फिर आप चीन देख लो, या फिर अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन को देख लो। हर जगह क्रांति या स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा कारण असमानता होता है। जब नागरिकों को ये लगता है कि पद, योग्यता और जो धन और बाकी चीज़ों में समानता के होने के बावजूद भी राज्य के जो लाभ है उसमें उनको समान रूप से हिस्सेदारी नहीं मिल रही, या समान योग्यता और होने के बावजूद भी लोगों को अलग अलग अधिकार और अवसर मिलता है, तो वो क्रांति का कारण होता ही है। क्योंकि नागरिक ये मानते हैं कि भाई जब हम एक जैसी योग्यता रखते हैं, हम में एक जैसी क्षमता है, तो हमें एक जैसे अधिकार और अवसर भी प्राप्त होने चाहिए। अब ये समानता 2 तरीके से हो सकती है, पूर्ण समानता और अनुपातिक समानता। पूर्ण समानता में हम ये मांग करते हैं कि भाई सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार हो, उनको समान अधिकार और अवसर हो। अनुपातिक समानता का मतलब है जो समान योग्यता रखते हैं, जो जिनकी एक समान क्षमता है, उनको समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। और लोकतंत्र अनुपातिक समानता के आदर्श को तो स्वीकार करता ही है। ये माना जाता है कि अगर आप में क्षमता है, एक जैसी योग्यता है, तो आपको समान अधिकार अवसर मिलते हैं। अगर आप 18 वर्ष के हैं तो हमारे देश में सभी को वोट देने का अधिकार है। अगर आप 25 वर्ष के हो गए तो आप लोकसभा में वोट दे सकते हैं। आप लोग वोट तो 18 वर्ष की उम्र में ही देने का अवसर मिल जाता है। अगर आप 25 वर्ष के आयु के हो गए हो तो आप लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हैं, राज्य के पदों में हिस्सेदारी दे सकते हैं। आप सरकारी नौकरी का जो अवसर है उसमें हम पूर्ण समानता तो नहीं देते कि सभी को हम नियुक्त कर लेते हैं, लेकिन यदि आप एक निर्धारित योग्यता रखते हैं तो प्रतियोगी परीक्षा आपके लिए खुली है, और अगर आप प्रतियोगी परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप भी किसी राज्य के सबसे बड़े पदों के लिए भी आप योग्य हैं। तो यानी लोकतंत्र में अनुपातिक समानता का आदर्श तो माना ही जाता है। तो समानता की चाह या असमानता ये क्रांति का मूल कारण है, और हर क्रांति में इसको देखा गया। और मैंने बार बार कहा है कि फ्रांस की क्रांति का तो नारा था समानता, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ये तो फ्रांस की क्रांति का नारा भी रहा है। दूसरा है अन्याय। अन्याय भी हर क्रांति में देखा जा सकता है। फ्रांस की क्रांति में जो मध्यम वर्ग के साथ अन्याय था वो क्रांति का कारण बना। अमेरिका का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें अमेरिकी लोगों से व्यापार पे, अमेरिकी लोगों पर जिस तरह की अनुचित शर्तें थी वो वहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन का कारण था। फ्रांस की में जो वहाँ के जो राज परिवार द्वारा सामान्य जनता के हितों का जिस तरह अवमूल्यन किया, उनका शोषण किया जा रहा था, वो भी क्रांति का कारण था। तो अन्याय, जब एक वर्ग को ऐसा लगता है कि वो जो पाने का अधिकारी है उसको कम मिलता है तो वो व्यक्ति, उस वर्ग में असंतोष आता है, और वो कहीं ना कहीं वो असंतोष क्रांति को जन्म देता ही है। इसलिए अन्याय और असमानता राजनीतिक जीवन में अस्थिरता और असंतोष को जन्म देते
होते हैं जो बाद में कहीं ना कहीं क्रांति के प्रमुख कारण बनते हैं। तो अरस्तू के अनुसार क्रांति का ये सामान्य कारण है। इसके अलावा अरस्तू ने क्रांति के कुछ विशेष कारण भी बताए हैं, जैसे शासकों की दुष्टता और लाभ की लालसा। जब शासक जनहित की भावना को नज़रअंदाज करके स्वयं अपने हितों को ध्यान में रखते हुए दुष्टता के वशीभूत होकर अनुचित रूप से अपने पद का दुरुपयोग करता है, धन संग्रह करता है, भ्रष्टाचार करता है और शासितों पर अत्याचार करता है या उनके हितों की उपेक्षा करता है, तो जनता उस शासन प्रणाली से असंतुष्ट होकर उसके प्रति विद्रोह कर देती है। इसके अलावा सम्मान और पद की लालसा। जब प्रमुख नागरिकों को ये अनुभव होता है जब कि भाई इस शासन वर्ग अथवा शासन व्यवस्था में समान योग्यता और क्षमता रखने के बावजूद भी उन्हें लाभ और सम्मान प्राप्त नहीं होता, यानी या सरकार की तरफ से अनुचित रूप से योग्यता के बिना किसी को सम्मानित किया जाता है या किसी को अपमानित किया जाता है बिना कारण से, या उसको पद और सम्मान उसकी योग्यता के अनुरूप नहीं मिलता, तो भी जनता रुष्ट होकर विद्रोह या क्रांति कर देती है। तीसरा है क्रांति का कारण भय। भय अनेक बार क्रांति का कारण बनता है। अनेक बार भय से वशीभूत होकर भी लोग क्रांति कर देते हैं। घृणा भी क्रांति में बहुत देखी जा सकती है, क्रांति के कारणों में देखी जा सकती है। घृणा जब एक वर्ग दूसरे वर्ग के प्रति घृणा रखता है, जैसे धनिक वर्ग के प्रति जो बहुसंख्यक निर्धन वर्ग है, वो जब उसके प्रति उसको धनिक वर्ग उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, तो वंचित और निर्धन वर्ग संगठित होकर उसके विरुद्ध क्रांति कर देता है। कहीं ना कहीं साम्यवाद वैसे तो आर्थिक आधार पर है, लेकिन उसमें भी आप घृणा की भावना देख सकते हैं कि किस प्रकार पूंजीवती वर्ग सर्वहारा का शोषण करता है, उसके हितों की उपेक्षा करता है और तब सर्वहारा वर्ग चेतना से जागृत होकर पूंजीपति के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। तो ये घृणा भी एक कारण होता है। प्रमाद, आलस्य या उपेक्षा, जब शासक आलसी होता है, उपेक्षित जनता के हितों की उपेक्षा करता है, तो वो भी क्रांति का एक कारण बनता है। फ्रांस की क्रांति में तो आप मैरी एंटोनियट का वो प्रसिद्ध कथन जानते हैं कि जब जनता रोटी की मांग करते हुए उसके महल में आई और बोला कि वी वांट ब्रेड, हमें रोटी चाहिए, हम भूखे मर रहे हैं, तो मैरी एंटोनियट और लुई 16 जो जनता के हितों से पूर्ण रूप से बिल्कुल विमुक्त थे, उनको जनता क्या चल रहा है यथा स्थिति का उनको ज्ञान नहीं था, तो मैरी एंटोनियट बोलती है भाई इनको रोटी नहीं मिल रही तो इनको बोलो केक खा ले। तो ऐसे राजा रानी के प्रति तो विद्रोह स्वाभाविक ही है कि जो जनहित के प्रति सजग नहीं है, जनता के हितों की उपेक्षा करता है या आलसी है। तो ये आप फ्रांस की क्रांति में भी देख सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार की उत्कृष्टता की भावना, जब किसी व्यक्ति को लगता है या किसी व्यक्तियों के गुट को लगता है कि वो जो शासन में लोग हैं उनसे अधिक उत्कृष्ट है, उनसे अधिक शक्तिशाली है, तो वो शासन सत्ता को अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है। ये भी एक क्रांति का कारण है। विदेशी और विजातीय तत्व, जब राज्य में विदेशी विजातीय तत्व ज़्यादा हो जाते हैं तो क्रांति का कारण हो जाता है। वैसे तो आजकल मल्टीकल्चरिज्म का युग है, बहुसंस्कृतिवाद का युग है, जिसमें माना जाता है कि भाई पूरी ग्लोबलाइजेशन का युग है, जिसमें माना जाता है कि पूरी धरती एक हो गई है, सारी बंधन रुक गए हैं। भारतीय एक जगह के युवा टेक्नोक्रेट दूसरे देश में जाके नौकरियां कर रही है, मानते पूरी व्यवस्था एक हो गई है, तो उसमें विदेशी और विजातीय तत्व इतना महत्व नहीं रखता। लेकिन फिर भी अगर किसी राष्ट्र में विदेशी और विजातीय तत्व अधिक हो जाता है तो वहाँ पर विद्रोह की आशंका मनी जाती है। आप रूस के संदर्भ में देख लिए, रूस की जनसंख्या का एक स्वरूप अलग है और चेचन्या का अलग है। तो चेचन्या में अलगाववाद की भावना है ही स्वाभाविक है और है भी। आप चीन में भी देख सकते हैं, सिंगियांग प्रांत में, और भी आप दुनिया में कहीं भी देख सकते हैं। आप इंडोनेशिया में जब ईस्ट तिमोर अलग हुआ तो वहाँ भी विदेशी और विजातीय तत्व की स्थिति थी। कोसोवो वाले मामले में भी आप विदेशी और विजातीय तत्व की भूमिका देख सकते हैं। तो चाहे हम कितना ही मल्टीकल्चरिज्म की दुहाई दें, विदेशी और विजातीय तत्व अधिक होने पर राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता खतरे में पड़ती ही है और क्रांति का कारण बनता ही है। इसके अलावा अनेक शुद्र जो घटनाएं होती है, छोटी घटनाएं होती है, वो भी क्रांति का कारण बन जाती है। आप देखिए, आपने अनेक बार सुना है कि जब चुनाव होते हैं तो प्याज या कोई वस्तु महंगी हो जाती है और मात्र प्याज के दाम अधिक होने पर हमारे देश में शासन में परिवर्तन हुआ है। तो देखो, अरस्तु की क्रांति की जो व्याख्या है उसको असंगत मान सकते हैं, पर उसने जो कारण बताया है ना वो पूर्णतः प्रासंगिक। हमारे देश में देख लो, अनेक बार प्याज के दाम 40 रुपये से 60 रुपये होने मात्र पे, यानी 20 रुपये ज़्यादा आप 1 किलो के दे रहे हो, इसके नाम पर सरकारें बदली गई है। तो क्षुद्र घटनाएं भी अनेक बार, छोटी मोटी घटनाएं क्रांति का कारण बन जाती है।
क्रांति का कारण बन जाती है। तो ये भी क्रांति का एक कारण है। इसके अलावा पारिवारिक स्वार्थ है या राज्य में जो छोटे मोटे परिवर्तन हो रहे हैं उसकी जो सरकारें उपेक्षा कर देती है अनेक बार, वो भी क्रांति का कारण होता है। और क्रांति का एक और जो कारण अरस्तु ने बताया वो परस्पर विरोधी वर्ग का संतुलित होना। यदि राज्य में एक से अधिक वर्ग, एक से अधिक जन समुदाय के जो डेमोग्राफी है उसमें विविधता है और एक से अधिक वर्ग है, तो यदि एक वर्ग शक्तिशाली है तो दूसरा वर्ग कभी विद्रोह की कोशिश भी नहीं करेगा, प्रयत्न भी नहीं करेगा। लेकिन यदि राज्य में दो वर्ग बराबर के हैं और उन दो वर्गों में शक्ति बराबर सी है तो वो दोनों वर्ग संगठित होकर संघर्ष के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आप सीरिया में देख सकते हो, इराक में आप शिया और सुन्नी के संदर्भ में देख सकते हो, अभी जो सीरिया में हो रहा है वो आप देख सकते हो। तो परस्पर विरोधी वर्ग अगर संतुलित है तो वो भी क्रांति का कारण बन जाता है। इसके अलावा मध्यम वर्ग का अभाव, आर्थिक असमानता, ये अनेक क्रांति के कारण हैं। अब इस तरह अरस्तु ने क्रांति के सामान्य कारण और विशिष्ट कारण तो बताए। इसके अलावा उसने विशिष्ट प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में क्रांति के विशिष्ट कारण भी बताए। जैसे लोकतंत्र में क्रांति का कारण वाग्वीर होते हैं। ये वाग्वीर यानी वक्ता, अच्छे वक्ता। हमने देखा है, हम लोकतंत्र में ये नहीं देखते कि कोई नेता जनता के लिए कितने हितकारी कार्य देखते हैं, बल्कि लोकतंत्र में एक लोकप्रिय नेता की जो पहचान है वो इस बात से आकी जाती है कि वो कितना अच्छा वक्ता है, कितना अच्छा अपनी बातों को कितनी बेहतर ढंग से संप्रेषित कर सकता है। तो ये वाग्वीर या वक्ता सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अपने जोशीला भाषण को जनता को भड़का लेते हैं या अपने वश में कर लेते हैं या उन्हें प्रभावित कर लेते हैं और सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। आप देख सकते हो लोकतंत्र में ऐसा होता है, कहीं भी देख सकते हो कि दुनिया में कोई स्पेसिफिक उदाहरण देना उचित नहीं होगा, पर आप किसी भी व्यवस्था में जहाँ सत्ता परिवर्तन होता है या विपक्ष सत्ता प्राप्त कर लेता है, आप देख सकते हो लोकतंत्र में वक्ता, अच्छा वक्ता होना लोकतंत्र में एक लोकप्रिय नेता की पहचान होती है। इसके अलावा धनिक तंत्र में भी क्रांति के विशेष कारण होते हैं, जैसे शासक का जनसाधारण के प्रति अन्याययुक्त व्यवहार है, शासक वर्ग में फूट है, दलबंदी है, ये है। लोकतंत्र में भी कुलीन तंत्र में भी क्रांति के कारण होते हैं अनेक, जैसे क्योंकि कुलीन तंत्र में केवल कुछ लोगों को ही सत्ता प्राप्त होती है, तो पद और प्रतिष्ठा बहुत कम व्यक्तियों में सीमित होना, शक्तिशाली व्यक्ति की, किसी शक्तिशाली व्यक्ति की महत्वाकांक्षा या विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य का अभाव, ये ऐसे कारण है जो कुलीन तंत्र में जिसके कारण क्रांति होती है अनेक बार। इसके अलावा राजतंत्र या आतई तंत्र में भी क्रांति के कारण होते हैं, जैसे शासक का जनता के प्रति अपमानजनक व्यवहार। आप देख लीजिए, जो भी शासक जनता के प्रति अपमान करता है, जनता कहीं ना कहीं उससे असंतुष्ट होकर विरोध कर देती है। आप नंद वंश का जो के स्थान पर जो आपके मौर्य वंश आया, चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य ने शासक बनाया, उसमें नंद द्वारा जो कौटिल्य का अपमान किया गया था वो कारण था। और कहीं भी कभी भी देख लो, राजतंत्र में जब जब क्रांति हुई है उसमें शासक आताई होता है और जनता के प्रति अपमानजनक व्यवहार करता है या किसी का व्यक्तिगत अपमान करता है, जिसके कारण जनता विद्रोह के लिए प्रेरित होती है। तो ये सब कारण की व्याख्या अरस्तु ने क्रांति के कारणों के संदर्भ में की गई है। और उसके द्वारा जो व्याख्या की गई है उसके संदर्भ में अरस्तु ने कहा है कि जो अरस्तु द्वारा जो क्रांति के कारणों की जो विवेचना की गई है उसके संदर्भ में मैक्सी ने लिखा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अरस्तु की दृष्टि क्रांति के मूल कारणों तक पहुंच गई है। उसके द्वारा गिनाए गए एक या अधिक कारण अब तक हुई प्रत्येक राजनीतिक क्रांति में देखे जा सकते हैं। आप देख लीजिए, यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से अरस्तु की क्रांति की जो व्याख्या उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन कारण आज तक आप फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति या कोई राजतंत्र के विरुद्ध क्रांति या अमेरिका के राष्ट्रीय आंदोलन कहीं भी देख लीजिए, या किसी भी देश में जो साम्राज्यवाद शक्ति के विरुद्ध जो आंदोलन किए गए सशस्त्र या हिंसक कोई भी, उसमें कहीं ना कहीं उन पे आप नज़र डालें तो ये अरस्तु ने जो क्रांति के कारण बताए ना, उन कारणों में से कोई ना कोई कारण आपको अवश्य मिल ही जाएगा। तो अरस्तु तो एक डॉक्टर के समान है जो ना केवल आपको मर्ज बताता है, आपको रोग बताता है, बल्कि उस रोग का उपाय भी बताता है। तो इसी तरह आज उसने ना केवल क्रांति का कारण बताए बल्कि क्रांति का प्रतिकार कैसे जा सकता है इसके भी उपाय बताएं, जिस पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय।